हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटे, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। डिस्कस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी उसके अंदर हमारे को क्या चीज बताना है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म होता क्या है। अच्छा, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ये बात याद रखना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड हुई आपकी इकोनॉमी के अंदर। पहले देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होता है। In order to make industrial sector, the government introduced its new industrial policy on July 24, 1991। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको जरूर याद रखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में जरूर याद रखना। इन ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्रियल सेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और कब करी है, याद रखना, ऑन जुलाई 24, 1991। ठीक है, द वेरियस मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या मेजर्स लिए गए वो देखिए क्या होते हैं। पहला है आपका रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखिए पहले इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर उसका नंबर क्या कर दिया उन्होंने, रिड्यूस कर दिया है। जैसे द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमूव्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज। बेटा इसको याद रखना, द न्यू पॉलिसी रिमूव्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या रिमूव कर दिया। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उन्होंने क्या करा, सारे प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, अब उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन अभी भी 18 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसके अंदर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब देख लीजिए वो क्या है, दिस नंबर वॉज फर्दर रिड्यूस। लेकिन आप एक बात और याद रखें, पहले ऐसी 18 इंडस्ट्रीज थी, अब उनका नंबर रिड्यूस होकर कितना रह गया बेटा, 5। ओके, अंडरस्टैंड। 18 इंडस्ट्री के बाद क्या चीज हुआ, पहले तो याद रखना आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट हटा दिया था एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज, 18 इंडस्ट्रीज के अलावा। अब बाद में क्या हुआ, दिस नंबर वॉज फर्दर रिड्यूस टू 5 इंडस्ट्रीज। अब सिर्फ इसका नंबर कितने में रह गया, अब 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो कौन सी है, याद रखना आप लोग, राइट, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यू ऑल नो। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या चीज होगा, लिकर, सिगार्स एंड सिगरेट्स ऑफ टबैको, टबैको इंडस्ट्री हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, एरोस्पेस का मतलब एयरक्राफ्ट। ठीक है, एंड डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट आर्मी के जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वहां पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इसका मतलब क्या चीज हो गया, बॉम्ब वगैरह में जो हेल्प करे, जो इंडस्ट्रीज बॉम्ब वगैरह बना रही है। हेजार्डियस केमिकल्स, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह को जहां पे जहरीले केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, hazardous chemicals. However, compulsory licensing is required for the above mentioned 5 industries. ठीक है, तो इन 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। पहला है आपका एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार हो गया एंड सिगरेट्स ऑफ टबैको हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस यानी इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया। ठीक है, डिफेंस आर्मी का ही हो गया। हाँ, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए, हेजार्डियस केमिकल्स हो गया जिसके अंदर जैसे लेदर फैक्ट्री, लेदर इंडस्ट्री हो गई, लेदर फैक्ट्री हो गई जहां पे हेजार्डियस जहरीले केमिकल्स यूज हो रहे हैं। इन सब चीज के लिए लाइसेंसिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है, सेकंड है आपका डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब बोल रहे हैं किसका रोल डिक्रीज हो गया, पब्लिक सेक्टर का। कैसे, अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो पहले रिजर्व कर दी गई थी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, वॉज रिड्यूस टू जस्ट 3। अब कितनी हो गई, सिर्फ जो पहले इंडस्ट्री गवर्नमेंट चला रही थी, जो गवर्नमेंट रिजर्व इंडस्ट्रीज थी, अब वो रिड्यूस्ड होके कितनी रह गई, 3। और ये कब हुई, 2010 to 11। नेमली कौन कौन सी है आपकी, एटॉमिक एनर्जी हो गई, डिफेंस इक्विपमेंट आर्मी वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, समझ आया बेटे। तो ये बात बोल रहे हैं टू जस्ट 3 इंडस्ट्री रह गई आपकी। ये हो गया एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया आपका,
ठीक है। और आपका जो थर्ड हो गया वो है आपकी एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज जो रिजर्व कर दी गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए अब सिर्फ रिड्यूस कर गई, किसमें, इन टू जस्ट 3, और वो 3 कौन कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट और एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मिसप्रिंट था, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रिजर्वेशन? देखिए, जो पहले इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिजर्व थी, अब किसके पास है, अब प्राइवेट सेक्टर के पास भी है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, ये बात बोल रहे हैं, जो बहुत से गुड्स कौन बना रहा था, बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व। पहले डी रिजर्व का मतलब है गवर्नमेंट के अंडर थी, अब कौन चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी ये चलाने का परमिशन मिल गई है। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन, अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्सेज ऑफ द मार्केट। फोर्सेज ऑफ मार्केट क्या चीज होती है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी मार्केट के अंदर ऐसी है जिसके अंदर किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई को देखकर रखा जाएगा, एंड नॉट बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और किसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं, गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाएगा। तो बोल रहे डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहले जो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चलाती थी, अब कौन चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेनली गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कैसे रखा जाता है बाय मार्केट फोर्सेस को देखे, बाय डिटर्मिनेशन, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करा जाएगा, बाय मार्केट फोर्सेस की कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की और कितनी हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अब गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रोल नहीं रहा, अब प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए अलाउड कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके ऊपर आपको नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमआरटीपी एक्ट। व्हाट इज एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, एक्ट। अब देख लिए इस एक्ट में क्या था, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम देना, ठीक है, एंड एक्सपेंशन स्कीम्स, ठीक है, और एक्सपेंशन स्कीम्स जो ज्यादा से ज्यादा आई है, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज, एक्सपेंशन स्कीम का मतलब क्या है, कंपनीज को एक्सपेंड करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, मर्जर एसेट्रा वर एलिमिनेटेड। अब बहुत ध्यान से सुनना, एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंगली जैसे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ, एक्सपेंशन स्कीम आई, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कंपनीज या अप्रूवल ऑफ व्हाट, एक्सपेंशन, मर्जर एक्सेट्रा वर एलिमिनेटेड। ये बात बोल रहे हैं जब से इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ, एक्सपेंशन स्कीम आई है, लार्ज कंपनीज की रिक्वायरमेंट, अप्रूवल लेना, मर्जर करना, ये सब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 विच इज मोर लिबरल, ये बहुत ज्यादा लिबरल था, फ्री कर रखा था इसने इंडस्ट्रीज को। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज रिप्लेस्ड बाय, आगे जाने पर 2000, देखिए बेटा बहुत ध्यान से बात सुनना, एमआरटीपी एक्ट जो बना है जिसमें लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, एक्सपेंशन स्कीम बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई, उसने लार्ज कंपनीज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को फैलाना, बनाना, या अप्रूवल एक्सपेंशन का लेना, पहले जो हम गवर्नमेंट से ले रहे थे, मर्जर, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना, वर एलिमिनेटेड। अब किसी से आपको एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लिबरलाइजेशन है, जैसी लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड आप ये सब कर सकते हैं। द कॉम्पिटिशन, उसके बाद फर्दर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बना है, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बना है, जिसमें एमआरटीपी एक्ट जो था वो क्या था, मोर और ज्यादा लिबरल था। फिर एक कंपटीशन एक्ट और बना है 2002 वाज रिप्लेस्ड बाय दी, जो 2002 कंपटीशन एक्ट था वाज रिप्लेस्ड बाय दी कंपटीशन एक्ट 2007 एंड अगेन बाय दी 2002 में बना, फिर 2007 में बना, फिर 2009 में बना। मतलब बहुत और भी ज्यादा इनमें लिबरलाइज्ड कर दिया गया कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन कर लो, मर्जर कर लो, वो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी मोनोपोली सिंगल सेलर, ठीक है,
और रिस्ट्रिक्शन में रहना, ट्रेड मतलब बिजनेस प्रैक्टिसेस, अब किसी में ये बात बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन में रह के काम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज्ड है, आपको अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, मर्ज करना है दूसरी कंपनी के साथ, लार्ज लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है, उसके लिए लिबरलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, तो ये बात बोले 2002 में जो आपका कंपटीशन एक्ट बना था और लिबरल था, 2007 में और ज्यादा लिबरल हुआ, 2009 में उससे भी ज्यादा लिबरलाइजेशन प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, देखिए बेटे नेक्स्ट है आपका वाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया के अंदर, यानी चेंजेस हमारी इकोनॉमी में क्यों लाए गए। द वेरियस रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया, पहला फर्स्ट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए इंडिया के अंदर ये बात बोल रहे हैं रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी, चेंजेस की जरूरत क्या थी। ये एक टाइम में जो गवर्नमेंट सेक्टर, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, उनका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, जिसके कारण हमारे को रिफॉर्म्स यानी चेंजेस लाने पड़े हमारी इकोनॉमी यानी इंडिया के अंदर। पहला पॉइंट ही देखिए, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द लास्ट 4 डिकेड्स। आपको पता है डिकेड्स कितने ईयर के लिए होता है, 10। ठीक है, इन द लास्ट 4 डिकेड्स यानी 40 साल पहले की, 40 इयर्स बैक, उसकी बात कर रहे हैं। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज वेरी पुअर। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर था बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसेस वर इनकर्ड बाय अ गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये बात बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लॉसेस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं इसीलिए आपका रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया के अंदर। क्या चीज हुई, चेंजेस लेकर आए। मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये बात बोल रहे हैं लास्ट डिकेड्स 4 डिकेड से 40 इयर्स बैक से दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इतना पुअर था और उसके अंदर इतने लॉसेस हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, रिफॉर्म्स लाने पड़े, इंट्रोड्यूस करने पड़े इंडिया में। नेक्स्ट, डेफिशिएंट इन बीओपी। अच्छा बेटा, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मैक्रो में बताया भी था आपको, जब मैंने मैक्रो कराया था बीओपी। बीओपी क्या चीज होता है, बीओपी होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जो बिजनेस हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, उसका सारा का सारा क्या चीज करके रखना, सिस्टमेटिक ऑर्डर में सब चीज बैलेंस शीट वगैरह बना करके रखना। अब ये बात बोल रहे हैं डेफिशिएंट इन बीओपी, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स, ध्यान से सुनना, हैवी टैरिफ्स का मतलब टैक्सेस। ठीक है, एंड फिक्सिंग कोटास, फिक्स कोटास का मतलब कितने केजी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटास देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट्स। तब भी आपका इंपोर्ट बढ़ रहा था। इंपोर्ट का मतलब क्या है, अपनी कंट्री में बाहर की कंट्री से सामान मंगाना, गुड्स एंड सर्विसेज मंगाना। तो ऑन दी अदर हैंड देयर वाज स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। अब ध्यान से सुनो, एक्सपोर्ट तो आपके कम है, इंपोर्ट आपके ज्यादा से ज्यादा है, और उसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इंडियन गुड्स के प्राइस बहुत हाई है, क्वालिटी बहुत लो है इन द इंटरनेशनल मार्केट। दिस लीड टू बीओपी, डेफिशिएंट इन बीओपी। डेफिशिएंट का मतलब है लॉसेस। इट इज अ सिचुएशन जहां पे क्या होगा, आपके इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हमारी कंट्री के लिए क्या है, लॉसेस। ठीक है, हमारी कंट्री के लिए क्या है, लॉसेस। डेफिशिएंट इन बीओपी का मतलब यह है कि बीओपी कमी किस चीज की है, जब आपके इंपोर्ट तो ज्यादा है और एक्सपोर्ट आपके क्या है, कम है। तो और इसका मेन रीजन क्या है, आपके एक्सपोर्ट कम क्यों है, लो क्वालिटी हाई प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। दिस रिजल्ट इन या लेड इन व्हाट, डेफिशिएंट इन बीओपी। आई होप आपको समझ आया हो, बहुत इजी लैंग्वेज है। ठीक है बेटा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लेके आप इसको प्रॉपरली लर्न करिए। याद रखना, इंडियन इकोनॉमी अगर आपने सिर्फ आप सोचे कि एंड में हो जाएगी, अब तो बिल्कुल भी एंड ही चल रहा है, तो ऐसे नहीं होगी। ये थोड़ी सी टफ है, आप इसको लर्न करके कॉपी में लर्न करके लिख के प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पास ही नहीं कराएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करवा देंगे मेरे साथ साथ। आप इन क्वेश्चन को जरूर करना बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर। व्हाट इज इन्फ्लेशन, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखिए देयर वाज अ कंसिस्टेंट
राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। देखिए कंसिस्टेंट लगातार राइज हो रहे थे प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज के हमारी इकोनॉमी में। इसका मेन कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ असेंशियल गुड्स। असेंशियल जो बहुत जरूरी है उनकी कमी के कारण, सच एज फूड ग्रेन्स वगैरह। और हमारी इकोनॉमी के अंदर आपको पता भी है जब जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एक्सेट्रा, लोगों को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आपको पता है मनी सप्लाई, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है तो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। अब जब भी इंक्रीजिंग मनी सप्लाई होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर आएगा। और कब आएगा? शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स, जब हमारे जरूरी गुड्स हमारी इकोनॉमी में उनकी कमी हो। तो देयर वॉर कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इसका मेन रीजन ये क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट मीन्स जो हमारे गुड्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो जाए। इन 1991, याद रखना बेटे, 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोएस्ट लेवल। 1991 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ लो बिल्कुल खत्म हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट। इतना खत्म हो गया था, बिल्कुल कमी हो गई थी उसकी। तो इसमें क्या हुआ? टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स। अगर आप बाहर की कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मंगा रहे हैं तो क्या चीज है, आपको फाइनेंस कब तक का नहीं मिल रहा है? फॉर मोर देन 2 वीक्स। समझ रहे हो? क्योंकि आप बाहर की कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मंगाएंगे तो आप उनकी कंट्री में ही तो पेमेंट करोगे, क्योंकि क्या है वहां की कंट्री? डॉलर, ठीक है। तो और आपके पास किस चीज की कमी है? फॉल इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सिर्फ आपको 2 वीक्स का टाइम मिल रहा था, ठीक है। फिर है टू पे दी इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर। जो लोग हमारे कंट्री को पैसा बोरो कर रहे थे उस पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बात बोले टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर्स, उनको वो भी पे करना था। जिसके कारण अब क्या है, आपने पैसा बोरो करा है अगर फॉरेन कंट्री से, अगर हमारी गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करा है फॉरेन कंट्री से, तो उन्हीं की कंट्री में तो आपको उन्हीं की करेंसी में पैसा बैक पे करना पड़ेगा। तो ये बात बोल रहे थे टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर, उसमें भी आपका सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके से खत्म हो गया था। और दूसरा टू फाइनेंस इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट करवा रहे थे वहां से गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपको उधार फॉर मोर देन 2 वीक्स से ज्यादा नहीं दे रहे थे, जिसके कारण हमारा क्या हुआ? फॉल इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये कब की बात है? 1991 की बात है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट। अब डेप्ट का बहुत ज्यादा ह्यूज बर्डन था, उधार। हमारी कंट्री किसमें फंस गई थी? ज्यादा से ज्यादा उधार में। दी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रेवेन्यू। पैसा तो आ नहीं रहा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी। इस कारण से गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने पड़ रहे थे, या तो फ्रॉम द बैंक, पब्लिक, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फॉरेन कंट्री से अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे बोरो करेगा तो ध्यान से ये सुनना, फॉरेन कंट्री का ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। याद रहेगा बेटे, हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनका कंट्रोल रहेगा। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। बैंक से अगर पैसे बोरो करेगा, प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स करवाएंगे, तो हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे तो उनका रोल ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट यानी मैनेज करने की कमी, ठीक है। The government was not able to generate sufficient revenue and the expenditure began to exceed because of the inefficient management. हमारी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था, जिसके कारण मैनेज चीजों को ठीक से नहीं करा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हाँ, ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट रेवेन्यू तो आ नहीं रहा था और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तो बोले द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। आपका ये क्या चीज हो रहा था? एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था? एक्सीड हो रहा था। किससे? एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा था रेवेन्यू से, जिसके कारण क्या चीज हो रहा था, हमारा बाय लार्ज मार्जिन, हमारा रेवेन्यू लार्ज मार्जिन से बढ़ ही नहीं रहा था, जिसके कारण हमारी कंट्री कहीं ना कहीं ये क्या चीज हो रही थी,
ही डेप्ट में फंसती चली जा रही थी। और उसका मेन कारण क्या था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जब मैनेज ही चीजों को ठीक से नहीं करा हमारी गवर्नमेंट ने और सफिशिएंट रेवेन्यू हमारे पास आ नहीं रहा था, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रेवेन्यू बाय लार्ज मार्जिन क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है बेटा, समझ